अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जितना हो सकता है काइंडनेस के साथ, हमदर्दी के साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई अच्छी बात, आपकी कोई भी बात किसी और की मुश्किल को आसान कर दे, किसी और का दिन जो कि हो सकता है कि काफ़ी बुरा गुजर रहा हो उसको कोई अच्छा कर दे। तो इसलिए लाजमी तौर पर कोशिश करें कि हमेशा हमदर्दी से पेश आएँ, जितना हो सके अच्छी बातें करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और ऑफ कोर्स हमारा तो फेवरेट दिन का हिस्सा होता ही है कि जब हम लोग आप लोगों से मिलते हैं और हर सुबह का आगाज़ जो है, हर दिन का आगाज़ आप लोगों के साथ करते हैं। लेकिन आज इससे पहले कि हम लोग शो की तरफ जाएं और हमारी जो न्यूज़ स्टोरीज होती है जिनके हवाले से हम बात करते हैं, उससे पहले हनान, मैं आपको एक चीज़ है जो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। मेरे लिए? तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे, कहते हैं हमेशा बुजुर्गों की जो बातें होती हैं उस वक्त पे शायद समझ नहीं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो समझ आना शुरू होती है कि उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और हमेशा सही बात होती है। मुझे नहीं पता वो कैसे कर लेते, कैसे उनको सारा कुछ पता होता है। और लेकिन लाए क्या है आज जनाब आप मेरे लिए, मुझे ये तो बता दें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिन को शुरू जो है मीठे के साथ करना चाहिए। हाँ, तो आज मैं आपके लिए मोइज गुड़ लेकर आई हूं। क्या बात है। मैं चाहती थी कि हम उस एग्जाम्पल को फॉलो करें और हम आज का जो हमारा दिन है उसको हम मीठे के साथ शुरू करें। मोइज गुड़ के हवाले से अगर बात करें हनान, तो मीठा तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब भी कोई मीठी चीज़ होती है, कोई स्वीट चीज़ होती है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी हेल्थ पर जो है किसी भी तरह का बुरा असर ना करे। और स्पेशली वेट, आई थिंक सबसे मेरी बड़ी कंसर्न जो है, और आई एम श्योर हनान की भी यही कंसर्न होती है कि वेट जो है वो आपका ना बढ़े। और मोइज गुड़ की यही खासियत है कि ये लो कैलोरी है, बट एट द सेम टाइम आपको मिठास बिल्कुल ऐसी ही देता है जैसे कि फुल ऑन जो चीज़ें होती है, जो मिठाई टाइप चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी कैलोरीज बहुत कम है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आई थिंक परफेक्ट चीज़ है जिसके साथ आपको दिन शुरू करना चाहिए, क्योंकि चाय हम हनान पी चुके हैं, यूजुअली चाय के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाय के साथ साथ आप कहवे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवे में भी इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतरीन बनेगा। तो आपको ये लेना पड़ेगा जनाब, ये तो मैं ले लेता हूँ। आपने इतने एहतमाम के साथ जो है वो दिन की शुरुआत मीठे से की है, तो मीठे को तो हम ना नहीं कर सकते, और मीठे से जो है वो दिन की शुरुआत अगर हो तो बेहतरीन होती है। तो मेरा भी थोड़ा सा हाथ आप बटाएंगी, थोड़ा सा आप भी लें फातिमा। बिल्कुल, ताकि मैं चाहता हूं कि आई थिंक हम तो ये लाजमी करने वाले हैं, इसको एक ट्रेडिशन बना लेना चाहिए हमें कि हम लोग मीठे के साथ ही मीठे के साथ दिन की शुरुआत करें, और आज हम कर भी रहे हैं जनाब। और मैं यहाँ पे ये लाजमी तौर पर कहना चाहता हूँ फातिमा कि आपकी डाइजेशन जो है अगर मीठा खा लिया जाए उससे इम्प्रूव होती है। तो मोइज गुड़ जब भी आप चाय के अंदर इस्तेमाल करें या फिर कहवे के अंदर इस्तेमाल करें, फातिमा ने जैसे कहा कि इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके मूड स्विंग्स को भी बहुत जो है उसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो फातिमा, वेदर की क्या सिचुएशन है? मीठा तो आ गया, वेदर का भी तो बता देना। बिल्कुल हनान, ये तो हमने लाजमी तौर पर फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनको तो बताना ही होता है कि आइंदा 24 घंटे में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाले हैं। तो जी, मौसम के हवाले से बात करते हैं। फैसलाबाद शहर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर आइंदा 24 घंटे में 43 डिग्रीज रहेगा और कम से कम 27 डिग्रीज रहेगा। बारिश के अमकानात बिल्कुल भी नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर कहा जाए तो 10% शो हो रहे हैं। इसके अलावा हवा की बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम गर्म ही रहने वाला है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कोशिश करें इंडोर्स रहें जितना हो सकता है। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो बाहर खड़े मत हों, स्पेशली जब धूप का वक्त होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सर को गर्मी लग जाए। और कई दफा होता है ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पिएं। शिकंजी मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है, तो लाजमी तौर पर अपना ख्याल रखें क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत खास हैं। बिल्कुल। और एक यहाँ पे सोशल मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ ऐसे अफराद जो कि गाड़ियों में सफर करते हैं। जनाब, आप तो एसी की ठंडी हवा के अंदर बैठे सफर कर रहे होते हैं, बाज़ ऐसा होता है कि गाड़ी के अंदर बाइक लग जाए या फिर साइकिल लग जाए, तो कोशिश करें आप उससे लड़े झगड़े ना, क्योंकि वो शख्स पता नहीं कितना सताया होता है। और गर्मी के अंदर अगर वो सफ़र कर रहा है किसी मजबूरी के तहत, अपनी रोज़ी रोटी के तहत, तो आप उससे लड़ने ना बैठ जाएं, बल्कि कोशिश करें कि उसको अपनाइयत का एहसास दिलवाएं। गलतियां सबसे होती हैं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि इस तरह के कामों से आप बच सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। 30 सेकंड की वीडियो बनाएं उस टैलेंट की, चाहे वो एक्टिंग के स्किल्स हैं आपके अंदर, स्केचिंग के हैं, या फिर इसके साथ साथ पेंटिंग के स्किल्स हैं। वीडियो बना के व्हाट्सएप करें
हम अपने मॉर्निंग शो से आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे और व्हाट्सएप करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस के हवाले से मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आपकी खुशियों के अंदर जनाब शामिल होगा जाएगा। आपकी कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन है उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। उससे हम आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन ऑन स्क्रीन अपने मॉर्निंग शो के अंदर से दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी खुशियों के अंदर जो है वो शामिल हुआ जाए। तो जनाब जल्दी जल्दी इसे अपनी वीडियोस बनाएं, बना के हमें व्हाट्सएप करें। और इसके साथ साथ आज हम एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, जब भी टैलेंट की बात आती है ना तो हमारे शहर फैसलाबाद बहुत सारे शहरों से आगे नजर आता है। हमारे यहाँ एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जो कि समात और बोलने की ताकत से महरूम है, लेकिन इसके बावजूद वो पेंटिंग्स बड़ी खूबसूरत बनाता है। ऐसी पेंटिंग्स बनाता है कि देखने वाला दंग रह जाता है कि महरूमियों के बावजूद भी इस शख्स में इतनी एबिलिटीज हैं कि देखने के बाद जो है वो रश्क आता है कि यार हमारे यहाँ टैलेंट की किसी किस्म की कमी नहीं है। और कभी भी टैलेंट को दूसरी चीज़ों के साथ मैयर नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी टैलेंट होता है ना, जब भी आप किसी ऐसे टैलेंटेड इंसान के बारे में सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है, स्पेशली अगर वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे लिए और भी फ़ख्र की बात हो जाती है और हम बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि आपने अपनी मुश्किलात का सामना करते हुए भी अपनी टैलेंट को परस्यू किया। और मेरा ख्याल है अल्लाह ताला जब आपसे कोई चीज़ ले लेता है या किसी चीज़ से आपको महरूम कर देते हैं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़ उससे भी बेहतर आपको देते हैं, जिससे आपको उस चीज़ की महरूमी महसूस भी नहीं होती, उस चीज़ से बेहतर अल्लाह ताला आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने आप में इतना टैलेंट दिया है कि आप बेशक इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बना सकते हैं और आर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो चाहे दुनिया को देखने का नज़रिया ही क्यों ना हो जो आप लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हमने जो रिपोर्ट देखी और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स भी आपकी, और बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा का कि उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और हम मॉर्निंग शो के थ्रू आप लोगों तक ये खूबसूरत पेंटिंग्स जो है वो पहुंचा सके। ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी रिवायत है, हम लोग अपने शो में हमेशा कोई ना कोई गेस्ट बुलाते हैं, कोई ना कोई टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। कई दफ़ा फैसलाबाद से रिलेटेड होते हैं, कई दफ़ा डिफरेंट सेक्टर्स से रिलेट होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम फैसलाबाद के लोगों के लिए, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहते हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको मंजर आम पर लेकर आना चाहते हैं। आज भी इसी हवाले से बातचीत होगी। आपको पता है कि 2018 के इलेक्शंस के बाद से कोई किसी पार्टी के साथ है, कोई किसी पार्टी के साथ है, और हक भी बनता है, हम लोग सब पाकिस्तानी हैं तो हमारा पूरा हक है कि हमारे मुल्क के ऊपर कौन हुकूमत कर रहा और किसको किस तरह की चीज़ें और क्या कारकर्दगी पसंद आती है, ये भी हर किसी का अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने का पूरा हक है। तो जी आज भी उसी हवाले से बात करेंगे, फैसलाबाद में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स के हवाले से, जो अगले इलेक्शंस होंगे उनकी क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पांस क्या रहा है इस गवर्नमेंट की तरफ, और दूसरी पार्टीज का यानी कि ऑपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है अगले इलेक्शंस के लिए, क्या सूरत हाल लग रहे हैं। तो जी मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपको एक दफ़ा करा देती हूँ। नजफ ज़िया वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिविजनल नाइब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ उमेर अजमत भी मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। तो जी वेलकम करती हूँ आप दोनों को शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम तो जी सबसे पहले तो मैं वड़ाइच साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले आपसे चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी होगी पीपल्स पार्टी की आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए, क्या सोच है? क्योंकि मुझे पता है सालों पहले ही शुरू हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कुछ महीने से पहले पार्टी सोचना शुरू करती है, बहुत पहले से इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। किस तरह से अवाम का रिस्पॉन्स रहा है पिछली गवर्नमेंट की तरफ, और क्या चीज़ें हैं जो कि आप अपनी पार्टी के थ्रू जो लोगों की कंप्लेंट्स रही हैं पिछली गवर्नमेंट के साथ, जो उनकी शिकायत रही हैं, क्या उन पर काम किया जा रहा है? किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि अगले इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हासिल किए जा सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और सिटी 41 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में इसको मदर ऑफ जमहूरियत कहा जाता है। तो जब भी मुल्क मुश्किल हालात में जाता है तो मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आता है। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपने पूछा है कि हमारी क्या प्लानिंग है, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे को चेयरमैन लाहौर में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला प्लानिंग इलेक्शन की शुरू हो चुकी है और दिन ब दिन आपको नज़र आएगा, क्योंकि जो आवाम का एक नज़रिया था तब्दीली का, वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तब्दीली इस मुल्क में देख ली है कि क्या तब्दीली आ चुकी है। तो अब लोग वो चाहते हैं कि खुदा का वास्ता हमें वही पुराना पाकिस्तान मिल जाए
तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम अपने चेयरमैन और को चेयरमैन के ज़ेरे साया चलेंगे और इंशाल्लाह ताला मुल्क में किसी भी जमात की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनका एक वो इनफरादी काम करते हैं जिनमें डेवलपमेंट का काम आ जाता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़र्द को बेनिफिट देती है, जिसमें मुलाजमतें आ जाती हैं और अपना हमारा एक बहुत बड़ा चल रहा है बेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और भी दूसरे मफादात हैं जो अपने वर्कर्स को दिया जाता है। पर इस तब्दीली में तो ना तो ये इनफरादी काम हुए ना कोई फर्दी काम हुए, तो अब ये हमने नहीं प्लानिंग करनी, प्लानिंग पाकिस्तानी अवाम ने करनी है। अच्छा, तो अब ये प्लानिंग पाकिस्तानी अवाम को इंशाल्लाह ताला, बिलावल भुट्टो नया खून है पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह ताला अवाम अब फैसला सोच समझ के करेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बिलावल भुट्टो की जहाँ तक बात आती है तो बड़े उनकी तकारीर को अगर देखा जाए और जिस तरह से सियासत को लेके वो आगे चल रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है वो बहुत पसंद कर रही है उनको। लेकिन स्पेसिफिकली अगर फैसलाबाद रीजन की हम बात करें, क्योंकि आप टिकट होल्डर भी रहे PP 115 के, तो आने वाले इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी शहर फैसलाबाद में कहाँ पे स्टैंड होती नजर आती है? क्योंकि जयमगोइयाँ सुनने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया को देखा जाए या फिर लोगों की बातें सुनी जाए तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो पीपल्स पार्टी के बजाय बल्कि नून लीग जो है वो गवर्नमेंट में आएगी। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस हवाले से आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ नजफ ज़िया वड़ैश मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शहर फैसलाबाद की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से मैं पूछ रहा था कि आने वाले इलेक्शंस में सिनेरियो क्या नज़र आता है आपको? कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो नून लीग, पीपल्स पार्टी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वोट बैंक इसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपका कोई बड़ा है? और क्या आने वाले इलेक्शंस में शहर फैसलाबाद से पीपल्स पार्टी कुछ सीटें निकालती हुई नजर आती है आपको? नहीं, आपका अच्छा सवाल है। देखें, जो जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि अपना मुश्किलात में है, पर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो बात ये आ जाती है कि जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि जी यहाँ दोबारा PTI, अगर PTI नहीं तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में ये है कि जी अकेला फैसलाबाद नहीं होता, अकेला पंजाब के ये 5 डिवीज़न नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसमें सिंध भी आता है, बलूचिस्तान भी आता है, जनूबी पंजाब भी आता है, सरहद भी आता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वफाक की गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो उसमें आप किसी भी, अब जैसे एक तब्दीली की हवा आई थी, अब हम अपने हल्का में होते हैं तो हल्का में हम लोगों से पूछते हैं तो लोग हमारी तरफ इशारा ज़रूर अब करते हैं। पहले तो जब हम जाते थे हमें बड़ी मुश्किलात उठानी पड़ी, जिसका रिज़ल्ट भी हमें देखना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर चलेगी जहाँ पे पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर इस पंजाब में आती थी। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि जी हमारे शहर की बात आती है। हमारे शहर पहले नो डाउट इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला कहा जाता था, तो इसमें अब ये है कि हमें मुश्किलात ज़रूर है, पर जब हवा चलती है, जब कैंडिडेट्स अपने हलकों में काम करते हैं, अपने हलकों में रहते हैं, तो आवाम को साथ पार्टी वोट बैंक होता है, साथ कैंडिडेट का पर्सनल वोट भी होता है। तो पर्सनल वोट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम या मैं हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हलके में मैं, आप देख सकते हैं मेरा एक अपना नेटवर्क है, हमारी फैमिली का नेटवर्क है, अपना मेरा वर्क है। तो इंशाल्लाह ताला आपको फैसलाबाद में मैं किसी और तो पीपल्स पार्टी की टिकट का तो नहीं कहता, पर इंशाल्लाह मेरी टिकट पे तो अच्छा फाइट आपको मिलेगा। बाकी भी मेरे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं, मैं उनको आपके ज़रिए भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अवाम आपको रिक्वायर कर रही है, अवाम आपको मांग रही है, क्योंकि और ऑप्शन कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वह जमात है जो गरीब और मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और हमेशा से भुट्टो साहब का विजन भी यही रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान जो है, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके ऊपर वर्क किया जाए। उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों राजा परवेज़ अशरफ भी शहर फैसलाबाद के अंदर आए, मैं खुद उनके साथ जड़ांवाला तक गया और
जड़ावाला से भी आगे उन्होंने जो कैंपेन की, जिन हलकों में वो विजिट किया, उन्होंने ये देखने को मिला कि अभी भी जाले बहुत एग्जिस्ट करते हैं और दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ रही है। शायद कहीं हालात की वजह से छुपे बैठे थे। इतना पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जिए भुट्टो के नारे लगाए गए, जहां जहां राजा परवेज अशरफ गए फिर से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अरूज जो है वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर इसी तरह कैंपेन जारी रही, लीडरान इस पार्टी के शहर में विजिट करते रहे, तो क्या आने वाले इलेक्शंस के अंदर सूरत हाल कुछ तब्दील होती नजर आती है आप? हनान, बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेडरेशन की अलामत समझा जाता रहा है। माजी में ये वफाक की अलामत रही और बेनजीर भुट्टो के नाम से नारा भी मौसूम किया गया था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद सियासी जमात थी जिसकी चारों सूबों में सीटें निकलती थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम वोट बैंक कहें तो वो 2013 के इंतखाबात में बढ़ा है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है तो दूसरी जानब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका वोट बैंक जो है वोट है वो कम होना शुरू हो गया। 2018 के इंतखाबात में आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद वोट मिले और वो बरसर इक़्तिदार आ गई अपने इत्तेहादियों के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजीद नीचे चली गई। 8 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में बरसर इक़्तिदार रही है बीबी की शहादत के बाद। लेकिन अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो 8 से इस अरसे के दौरान बिलखुसूस 13 के बाद से पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो बहुत कम हुआ है, और बिलखुसूस जब फिर 18 का इलेक्शन आया तो पीपल्स पार्टी के बहुत से अरकान ऐसे जो थे उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की, उनमें कुछ इस शहर के लोग भी शामिल हैं, तो वो उन्होंने जा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बसेरा किया और वो फिर एक बार इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। बिलाशुबा इस वक्त भी जो नज़रियाती कारकुन है, नज़रियाती जाले हैं और नज़रियाती वोट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो फैसलाबाद में मौजूद है। बड़े बड़े नाम हैं जो कि माजी में उनको बड़े लोग समझा जाता था, जिनमें चौधरी सईद इकबाल हैं जो कि फैसलाबाद डिवीजन के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसी तरह राना फारूक सईद साहब हैं, बदरुद्दीन चौधरी साहब हैं, ये लोग साहब हैं, बड़े नाम हैं और ये लोग आज भी अपने नज़रिए पर कायम हैं, भुट्टो के नज़रिए पर कायम है और इनकी वफादारियां आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। गो कि इस पार्टी पर जवाल आया, उसमें फैसलाबाद डिवीजन भी शामिल है, जिसमें पूरे फैसलाबाद डिवीजन में सिर्फ सैयद हसन मुर्तज़ा जो कि चिन्योट से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी सूबाई असम्बली की एक नशिस्त निकाल सके। बाकी पूरे फैसलाबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी को 18 के इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं मिल सकी। मगर अगर हम अब इस करंट सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है, इकानमी का है। और 3 साल हो चुके हैं मगर हुकूमत ना तो इकानमी को उस तरह से बहाल कर सकी है जिस तरह के दावे किए जाते थे, ना ही महंगाई पर काबू पा सकी है, बल्कि महंगाई में तो कई गुना तक इजाफा हुआ है और जो हुकूमत के नारे या दावे हैं वो सब इसके उलट है महंगाई, जिसकी वजह से जो अभी आम आदमी है उसकी कुव्वत खरीद जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। अगर यही सूरत हाल रहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 2 सालों में इन चैलेंजेस से निमटने में नाकाम रहती है या आवाम को रिलीफ नहीं दे पाती, तो फिर आवाम को मजबूरन किसी दूसरी साइड पर देखना होगा। तो उसके लिए या फिर नून लीग है इस वक्त या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इन दोनों सियासी जमातों के लिए भी इस वक्त अच्छा मौका है कि ये अपनी अवाम राब्ता मुहिम चलाएं, अवाम के साथ राब्ते तेज करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हवाले से अवाम राब्ता मुहिम जो है वो शुरू की है, जिसका आपने जिक्र किया है कि राजा परवेज अशरफ ने फैसलाबाद का दौरा किया है। पिछले दिनों में एक ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बड़ी बुरी तरीके से हार गए थे, जिस पर जो हमारे वस्ती पंजाब के पीपल्स पार्टी के सदर थे कमर जमान कायरा साहब थे, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर थे, सैयद हसन मुर्तज़ा थे, इन तीनों जो आला क़यादत थी इन तीनों अफराद ने
अपने अपने नशिस्तों से इस्तीफे दे दिए थे। तो अभी फिर पीपल्स पार्टी की अवाम राब्ता मुहिम का जो बेड़ा है वो साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने उठाया है। वो पीपल्स पार्टी को फैसलाबाद डिवीजन समेत जितना वस्ती पंजाब है उसमें बहाल करने के लिए और अवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से कुछ लोग अभी वस्ती पंजाब के हवाले से भी नए नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें कासिम ज़िया साहब हैं जो कि माजी में भी उनका काफ़ी किरदार अहम रहा है, जरदारी साहब के काफ़ी वो क्लोज रहे हैं। इसी तरह राना फारूक सईद साहब जो कि समुंदरी से हैं, साबिक वफाकी वजीर रहे हैं, वो भी इस वक्त काफ़ी हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और वस्ती पंजाब की क़यादत के लिए हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। तो फैसलाबाद डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बार फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी होना शुरू हो चुकी हैं, सिटी की सतह पे, ज़िले की सतह पे या डिवीजन की सतह पे, जहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनकी भी कोशिशें हैं कि वो अभी अपनी अवाम राब्ता मुहिम चलाएं। तो उसके साथ ही साथ जो बड़ी क़यादत है वो भी इस हवाले से मुतहर्रिक है कि उन्हें वस्ती पंजाब की जो लीडरशिप है वो मिल सके। तो इस हवाले से फैसलाबाद का रोल जो है वो हमें आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि अगर राना फारूक सईद साहब को कोई जिम्मेदारी मिलती है पंजाब में तो उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। इस वक्त पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जो नायब सदर हैं चौधरी अरशद जट, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद सिटी से ही है। तो इस तरह से फैसलाबाद का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ता दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के हवाले से। और अगर हम दूसरी बात करें तो अगर कोई भी सियासी जमात जो है उनकी जानिब से अवाम राब्ता मुहिम चलाई जाती है, अगर ये अवाम के दुखों का मुदावा करते हैं, गो के पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जानिब से रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया गया, मगर आज तक उनका वो नारा जो था, वो ख्वाब जो था, वो भी पूरा नहीं हो सका, जिसकी सूरत हाल, अमली सूरत हाल हमें सिंध में दिखाई देती है कि गुज़िश्ता कितने सालों से पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है, मगर उस तरीके से अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम नहीं किया जा सका, अवामी मसाइल को हल नहीं किया जा सका। जो उनका रोटी का नारा था, लेकिन गुर्बत आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कपड़े और मकान के नारे पे भी अमल दरामद नहीं हो सका है। उमैर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी वजूहात रही हैं इसके पीछे कि ये नारा मुकम्मल नहीं हो सका, और कभी भी जो पार्टी की लीडरशिप होती है, उनका जो विजन होता है वो पूरा होना चाहिए, लेकिन सैडली नहीं हो सका। इसलिए मैं वराइट साहब से पूछना चाहूँगी कि क्या वजह रही है, क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे। कुछ चीज़ें तो पता भी हैं हमें, लेकिन उसके अलावा भी कोई रीजंस हैं कि रोटी कपड़ा और मकान जो एक विजन रहा है पीपल्स पार्टी का, वो आज तक पूरा क्यों नहीं हो सका? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि जब भी मैंने आपको पहले बात बता चुका हूं कि किसी भी जमात का अपना विजन होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब रोटी कपड़ा मकान में हमारे कुछ फैसलाबाद में कुछ ऐसी आबादियाँ, मकान से मराद ये होता है लोगों को अलॉटमेंट प्लाटों की दी गई। अब सिंध में जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई तो काफ़ी ज़्यादा हारियों को ज़मीनें अलॉट की गई थी। तो रोटी से मकसद ये आ जाता है कि जो ये महंगाई है, ये जो चीज़ें हैं, ये आवाम की पहुंच तक पहुंचाई जाएं। तो अब ये जो रोटी कपड़ा मकान का जो हमारा नारा है, ये आप लोग कहते हैं कि नहीं पूरा, जब भी हमारी गवर्नमेंट आती है हम सबसे पहले मुलाजमतें देते हैं। जब मुलाजमतें देते हैं तो उसमें लोगों की रोटी का विजन आ जाता है। गरीब आदमी का तहफ़्फ़ुज़ जो नहीं पढ़े लिखे हैं या जो बेवा लोग हैं, उनके लिए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया गया है, जो कि अपने घरों में बैठी मेरे हलका में से 4700 के करीब लेडीज़ ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले रही हैं, जिनको घर बैठे अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो नहीं है ना जी, पर अब वो जब बीबियाँ लेने जाती हैं तो फिर भी कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। तो खान साहब आगे से नहीं ये वसीला है हक, अब इसका नाम रख दिया, जो मर्जी कर लें। जो नाम मोहतरमा की वजह से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है, और उम्मीद करेंगे आगे चलते हुए भी चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएं। और भी बात करेंगे पीपल्स पार्टी की आने वाले इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी के हवाले से, स्पेशली फैसलाबाद डिवीजन पर फोकस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट्स रही हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के हवाले से, और कोई भी पार्टी जो कि चाहती है कि अगले इलेक्शंस में वो अच्छा परफॉर्म कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इश्यूज इस गवर्नमेंट की तरफ से इग्नोर हो गए हैं या जो कंप्लेंट्स आवाम को रही हैं, एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को रही हैं इस गवर्नमेंट से, वही चीजें अगली गवर्नमेंट की तरफ से रिपीट ना की जाए। तो वड़ाइट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कब से हम सुनते आ रहे हैं कि जी किए जाएंगे, पार्किंग के हवाले से हो जाएं या डिफरेंट रोड की कंस्ट्रक्शन हो या रोड बहुत सारी जगहों पे आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं, टूटी हुई हैं, काफी अरसे से कहा जा रहा है कि इनको बनाया जाएगा लेकिन उन पर काम नहीं किया गया और बहुत सारे फैसलाबादियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपकी पार्टी या आप टिकट जीतते हैं, अगर हम आपके हवाले से स्पेसिफिकली बात करें, आप टिकट जीतते हैं तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से डिफरेंट तरह से डील किया जाएगा इन इश्यूज को? कोशिश की जाएगी कि जो फैसलाबादियों के मसाइल हैं, जो एक आम आदमी को फैसलाबाद में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, चाहे फिर वो वासा के हवाले से हो, वाटर एंड सीवरेज के हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद के बहुत सारे इलाकों में, बल्कि ज्यादातर इलाकों में ये इशू ना तो पिछले 5 साल में हल हो सका है, ना तो उससे पहले हल हो सका है, और स्पेशली डेवलपमेंट का इशू भी। तो इस हवाले से बताइएगा कि आपकी पार्टी की और स्पेसिफिकली आपकी फैसलाबाद डिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्यों आवाम को आप लोगों की तरफ आना चाहिए, क्या डिफरेंस होगा पिछली गवर्नमेंट में और आपकी गवर्नमेंट में? नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखें जी, ये जो उनसे डेवलपमेंट का काम है, ये हमारे अवामी नुमाइंदों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि हमें अवाम मुंतखब करती है। एक अगर हम MPA का इलेक्शन लड़ते हैं तो हम 3.5 लाख 4 लाख अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, रही डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने ऐलान किया था फैसलाबाद के लिए, आई थिंक सो जी मैं भाई 13 अरब रुपए का ऐलान किया था, जो कि पिछले 3 साल हो गए हैं, जो कि फैसलाबाद को अभी तक ना डिलीवर हुआ है और ना ही होना है, क्योंकि इस गवर्नमेंट की तो कोई पॉलिसी नहीं है डेवलपमेंट का। एक छोटा सा कोई स्पीड ब्रेकर भी बना देते हैं तो उसके भी फैसलाबाद में बैनर लग जाते हैं। तो बड़ी डेवलपमेंट तो नहीं, इनका कोई विजन ही नहीं है, ना तो ये आवाम को डिलीवर कर रहे हैं, ना ही ये आप डेवलपमेंट करवा रहे हैं। ये बात आ गई इस गवर्नमेंट की कि इनसे इंशाल्लाह ताला ना आगे डिलीवर हुआ है ना होना है। तो हमारी पॉलिसी में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई है, हमने ये अपने हल्का अहबाब के लोगों के मसाइल हल किए हैं, और उनके ये जो वासा का हमारे शहर का बहुत बड़ा इशू था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आई थिंक सो सोल्व हो चुका है। जो रहते हैं अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देगा तो इंशाल्लाह। देखें जी, पॉलिटिक्स में मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स में इंसान आता क्यों है। पॉलिटिक्स में अगर आप लोग, तो कोई बंदा बिजनेस का आइडिया लेकर आता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें अपने बिजनेस दिए हैं, अपनी जायदादें दी हुई हैं। पॉलिटिक्स में इंसान खिदमत खलक के लिए आता है, और खिदमत खलक में अगर हम अपने हल्का के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हमें ये हक या हमें ये राइट नहीं है कि हम सियासत करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान की गुफ्तगू की जाती है, अवाम में एक जोशो वलवला और मोहब्बत उनके लिए बहुत पाई जाती है, और ये वाहद जमात समझी जाती है जिसने बेशुमार कुर्बानियां दी पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए। आज भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी, आशफा जरदारी या बुख्तावर साहिबा जब फैसलाबाद आए तो जियालों का जो जोश वलवला होता है वो देखने लायक होता है। यूं महसूस होता है कि वो भुट्टो साहब की झलक उन लोगों के अंदर देखते हैं और महसूस करते हैं इस चीज़ को कि अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनी तो आने वाले वक्त के अंदर मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पे वो गामजन करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी पिछले दिनों से अपने आप को इस कदर इम्प्रूव किया है कि हर शख्स हैरान है कि इतने कैपेबल और इतने उम्दा तरीके से वो सियासत कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों के अंदर फैसलाबाद के अंदर कोई विजिट आता है बिलावल भुट्टो जरदारी का या बुख्तावर साहिबा का या आसिफा का, तो आप क्या समझते हैं कि उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर फैसलाबाद में कोई बूम मिलेगा? वो लोग जो आज इस गवर्नमेंट के डर से या किसी भी वजह से पीछे बैठे हैं जियाले, जो आज तक नहीं निकले बाहर, क्या उनके आने से बाहर निकलेंगे? जो आपने सवाल किया ना कि ये जो सा के जज्बा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं मेरी
एक नौजवान एज में आप कंसीडर कर लें कि मैं 35 ईयर का हूं, बिलावल भी है। पाकिस्तान में जो असल असीर जमहूरियत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जब भी आप किसी बच्चे को किसी जगह पे पढ़ाते हैं तो आपकी ये होता है कि स्कूलिंग अच्छी हो। तो स्कूलिंग के लिए अगर किसी भी फैसलाबाद के आप जितने पॉलिटिशियन उठा लें, उनकी जो असल जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासतदान को विजन देती है, सियासतदान को उसकी बात करने का तरीका बताती है, सलीका बताती है, मैनर्स बताती है। तो रही ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग के मैं पीपल्स पार्टी में क्यों हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए हैं, इस मुल्क के लिए फांसी पर लग गए, इस मुल्क के लिए शहादतें ली और इस मुल्क के लिए अब कोड़े भी खाए हैं। जो वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, जो जज्बा, जो अहमियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के पास है, वो किसी जमात के पास नहीं है। अब ये जो उनसे आप बिलावल की बात कर रहे हैं, बिलावल लोग बातें करते हैं, किसी भी इंसान के ब्लड में उसके माँ बाप का खून होता है। तो बिलावल के अंदर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो बिलावल के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी का 40% ब्लड है। और अगर सियासत की और दिमाग की बात करें तो आसफ अली जरदारी का 60% ब्लड है। उसको सियासत सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसका ब्लड है। आज अगर मैं बैठा हूं तो मेरे बाप का मेरे अंदर जरासीम है और मेरे बाप का ब्लड है, तो मैं अपने बाप की वजह से अपनी पॉलिटिक्स में आया हूं। ये चीज़ें ब्रीफ करना कि पर्ची से आ गया, पर्ची से नहीं आते। इंसान अपने विजन के साथ आता है, इंसान अपने ब्लड के साथ आता है। तो वो बिलावल। और इसी तरह आसिफा की जो तकरीर देखी वो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर उमैर, और लोगों ने बड़ा पसंद किया। बीबी की मुकम्मल झलक देखी उसमें। एक छोटी सी तकरीर थी लेकिन उसमें जो जोश वलवला था वो देखने लायक था। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये इनकी पहली एंट्री थी और उन्होंने बड़ी धमाकेदार एंट्री डाली थी। और उस दिन भी बड़े तज्ज़िये हुए थे, बड़े प्रोग्राम इसी टॉपिक पे हुए थे कि उनके अंदर वो बीबी शहीद की झलक नज़र आ रही है कि वो जज्बा, वो वलवला, जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो तकरीर करती थी और पूरे का पूरा मजमा उनकी तकरीर में गुमसुम हो जाता था और फिर बड़े जोशो खरोश के साथ उस तकरीर को सुना जाता था, तो वही झलक आगे उनकी बेटी में नज़र आई है। तो इसी तरह अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। नौजवान लीडरशिप है और इस कौम को, इस मुल्क को नौजवानों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने बात की कि पीपल्स पार्टी का ज्याला आज भी अपनी लीडरशिप से उतनी मोहब्बत करता है, तो इसका सबूत यह है कि 21 जून बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का दिन है। 68वीं सालगिरह थी और मुल्क भर में इस हवाले से तकरीबात की गई। फैसलाबाद में भी इस हवाले से मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात की गई। तो उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जाले हैं, उनकी बड़ी तादाद इन तकरीबात में शरीक हुई। जगह जगह पर केक काटे गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मोहब्बत जो है ये किसी भी सूरत खत्म नहीं की जा सकती। जाले जो अपने लीडरान के साथ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो इलेक्शंस आएंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी शहर फैसलाबाद के अंदर। तो बहुत शुक्रिया नजफ वड़ाई साहब आज के शो में आने के लिए। उमैर अजमत आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो, उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग डेन स्टीवंस बाय साहब जी की तरफ से की गई। अगर आप भी चाहते हैं ज़बरदस्ती फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग परचेज करें, उसके लिए आपको सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे डेन स्टीवन की शॉप पे जाना होगा। और समर कलेक्शन की जब भी बात की जाती है, फातिमा बड़े ज़बरदस्त रंगों का इंतखाब करती हैं। तो फातिमा आज भी थोड़ा ये पिंकिश कलर है या फिर ऑरेंज है, कुछ मिक्स है क्या? आई थिंक ये पिंक और ऑरेंज को मिक्स करके जो कलर बनता है ना हनान, ये वो वाला कलर है। और कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर और समर्स के अंदर स्पेशली। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो हनान। और आज ऑफ कोर्स हम बात करते हैं, जब भी हम अपनी जिंदगी के हवाले से बात करते हैं ना, तो जिंदगी में हमें डिपेंडेबिलिटी चाहिए होती है, हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करना चाहते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी स्ट्रेंथ उनकी रिलायबिलिटी है। तो आपको पता है ना, बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना कि इत्तेहाद में ताकत है।
तो इत्तेफाक स्टील की तरफ से आज हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इत्तेफाक में ताकत होने की वजह से हम वो गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं अपने कुछ जो ऑफिस बॉयज हैं उनके अंदर उनको तकसीम करेंगे। तो मैं सबसे पहले अब्बास से दरख्वास्त करूंगा कि इत्तेफाक स्टील की तरफ से दिया गया गिफ्ट हैम्पर जो है वो वसूल करें, क्योंकि इत्तेफाक में ही ताकत है। तो ये जनाब गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि खास तौर पे इत्तेफाक वालों की जानिब से दिए गए हैं। तो वो गिफ्ट हैम्पर्स जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं मुजाहिद से दरख्वास्त करूंगा, मुजाहिद कम ऑन द स्टेज एंड टेक इट। इत्तेफाक स्टील में ताकत है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी रिलायबिलिटी ही इनकी पहचान है इत्तेफाक स्टील्स की। इसी वजह से हम हमारी जो रिलायबल और डिपेंडेबल टीम है जिनके बगैर हमारा कोई भी शो पूरा नहीं होता, उनको इत्तेफाक स्टील्स की तरफ से हमारा प्यारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मानी जो है वो भी उनसे भी हमारे बड़े फेवरेट है। मानी हमारे जनाब वक्तन फवक्तन जो अनोखी इंफॉर्मेशन हम शो के अंदर आपके साथ शेयर करते हैं उसके रिसर्चर जो हैं वो मानी ही होते हैं। तो कभी कुछ गलत बताया तो वो भी आप ही के सर जाएगा। और कई दफा काफी मुश्किल उर्दू का इस्तेमाल भी करते हैं। चलें जी, और इसी के साथ साथ हसन को भी बुला लेते हैं। और ऑफकोर्स हमारे इत्तेफाक स्टील की तरफ से ये रिलायबल जो हमारे टीम मेंबर हैं उनके लिए इत्तेफाक स्टील्स की तरफ से ये अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर। बिल्कुल, इत्तेफाक में तो ताकत है। अब चलते हैं किचन की तरफ और आज चाय बनाने का सेगमेंट जो रोजाना की बुनियाद पे हम आपके साथ करते हैं वो आगे जो है वो बढ़ाएंगे। तो फातिमा, आज डियर टी की तरफ से चाय बनाई जाएगी। डियर टी बनाने वालों का यह कहना है कि दुनिया की बेहतरीन बागात से चाय की पत्तियों को चुन के लाया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप तक बेहतरीन दुनिया की चाय जो है वो पहुंचाई जाए। इसका अरोमा हो, टेस्ट हो या टेक्सचर हो, सभी बेहतरीन होता है। बेहतरीन होने की वजह भी यही है कि प्रोसेस अच्छे तरीके से इसे किया जाता है, पैकिंग जबरदस्त होती है। पैकिंग के हवाले से भी आपको बताता चलो, दो तरह की पैकिंग इनकी मौजूद है। एक तो रेड कलर में जो कि दाने वाली डियर टी, जो कि कड़क चाय पीना जरा पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए दाने वाली है। और जो एक्सट्रीम क्वालिटी है वो नॉर्मल चाय है और येलो पैकिंग के अंदर वो मौजूद है। और इसकी येलो पैकिंग हासिल करने के साथ साथ आप खुशकिस्मत अगर हुए तो हीरे की अंगूठी जो है वो भी बिल्कुल हनान, सिर्फ इतना सा करना है आपने कि आपको जो येलो पैकिंग के अंदर से कूपन मिलता है उसको आपने सेंड करना है डीएटी को। और हर हफ्ते फैसलाबाद के अंदर कुरान ताज़ी हो रही है, तो कोई भी फैसलाबाद के लोग जल्दी से जाएं, जाकर अपने लिए ये येलो पैकिंग खरीदे, कूपन को सेंड करें और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही आपको एक हीरे की अंगूठी मिल जाए। बिल्कुल, हीरे की अंगूठी तो जनाब मिल सकती है। लेकिन हम यहाँ पे फातिमा लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद होंगे दोबारा हाजिर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर घर को जन्नत तस्लीम किया जाता है और अगर ये जन्नत अपनी मनपसंद जगह पे हो तो इस जन्नत को चार चांद लग जाते हैं। हमारे शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए, हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। बिजनेस पर्पस के लिए उनको यूज़ किया जाता है और बाद में कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के बाद एफडीए के हैंड ओवर कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर एक शाहकार ऐसा भी है जिसके अंदर नो प्रॉफिट और नो लॉस के ऊपर आवाम की फलाह के लिए, एक बेहतरीन इकोसिस्टम के लिए, बेहतरीन सोसाइटी के लिए जो है एक कॉलोनी जो है वो बनाई गई। वापडा सिटी मेरी मुराद है। अगर वापडा सिटी के हवाले से मैं यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूँ तो दुनिया की तमाम तर सहूलियात जो कि एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर चाहिए होती हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और उसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। सस्टेनेबिलिटी से मेरी मुराद कि वहाँ पे पीने का पानी हो, ग्राउंड्स हो, लाइट्स हो, रोड्स हो, मार्केट्स हो या फिर दीगर सहूलियात जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर चाहिए होती है, मुकम्मल सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं। सोसाइटी के अंदर सहूलियात तो दे दी जाती हैं, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती खत्म हो जाती हैं, सस्टेन नहीं रखा जाता। लेकिन एक मुकम्मल बॉडी तश्कील दी गई वापडा सिटी के अंदर जो कि उसकी सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, उसके सीवरेज सिस्टम के जो मसाइल कभी अगर जन्म लेते हैं फौरी तौर पर उसे हल करने के लिए, पानी के मसाइल अगर कभी जन्म लेते हैं उसे हल करने के लिए, ग्रीनरी को बरकरार रखने के लिए, इवन एक प्रॉपर इको सिस्टम मुतारफ करवाया गया है परिंदों के लिए भी। तो वो किस तरह से वर्किंग में है, किस तरह से नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम कर रहा है, आवाम की फलाह किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या सहूलियात वहां पे दी जा रही हैं, मकसद क्या है उस बॉडी का, सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए कौन से पापड़ हैं जनाब जो कि वो बेलते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने बहुत ही अहम और खास गेस्ट हैं
जिन्हें अपने शो के अंदर दावत दे रखी है। उनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूं। हमारे साथ अहमद मान साहब मौजूद होंगे जो कि सदर हैं वापडा सिटी मैनेजमेंट कमेटी के। तो जनाब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ खाजर खान मौजूद हैं जो कि खास तौर पे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं मैनेजमेंट कमेटी वापडा सिटी के। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ मोहम्मद बाबर इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वापडा सिटी के। तो आप तीनों को सर वेलकम करते हैं हम अपने शो के अंदर। और सबसे पहले जो है वो अहमद हुसैन मान साहब की तरफ चलेंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैसे कि मान साहब आपने देखा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वापडा सिटी, अगर वापडा सिटी इसका नाम रखा गया, क्या इसका कोई वापडा के साथ कोई लिंक है या उसके एम्प्लॉयज के साथ कोई लिंक है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वापडा सिटी वापडा सॉरी जी जी वापडा बिल्कुल वापडा सिटी के हवाले से हम बात करें। वापडा सिटी के हवाले से बात। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया और एक सक्सेस कोऑपरेटिव बेसिस पर एक सक्सेसफुल मॉडल को हम दुनिया को दिखा सकें और उन्हें जो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक वो मोटिवेशन का और सोसाइटी मुआशरे के लिए भी एक मोटिवेशन का बायस हो। तो जहां तक बात है, हम थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 70s में वापडा टाउन की कोऑपरेटिव बेसिस पर सबसे पहले सोसाइटी की लाहौर में बुनियाद रखी गई और 80s में ये स्टार्ट हुई। बुनियादी तौर पर इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि हमारी कम्युनिटी में जो वीकर एलिमेंट्स हैं, उनको न्यूट्रल सेगमेंट्स हैं, उन्हें सेल्फ हेल्प पर और म्यूचुअल हेल्प पर अपलिफ्ट करना। बेहतरीन बेसिक इसका ये था। तो पैरेलल जब वापडा स्टार्ट हुआ तो वापडा सोसाइटी स्टार्ट हुई तो आर्मड फोर्सेस ने भी अपनी सोसाइटीज कोऑपरेटिव बेसिस पर ही स्टार्ट की। तो उनका एक उस अदारे ने उनको अपना टेक ओवर कर लिया और उस वो अथॉरिटी बन गई। अनलकीली इसमें वापडा ने हमें मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को टेक ओवर नहीं किया, जिसकी बैकअप नहीं की। अब जहां तक तल्लक है इसका स्टार्ट होने का, तो ये वापडा एम्प्लॉइज ने स्टार्ट की। और जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की या रूह का तल्लक है तो ये प्योरली प्राइवेट है। वापडा सोसाइटी जो ये प्योरली प्राइवेट है, लेकिन इट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रार नॉमिनेट किया हुआ है जो हमें रेगुलेट करता है। लेकिन इसको आगे एफडीए के हैंडओवर नहीं किया जाता? नहीं, इसके एफडीए के हैंडओवर नहीं किया जाता। इसकी 100% मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है ना वो सोसाइटी ही के जिम्मे है। वैसे अक्सर मैं वापडा सिटी जाता हूं, इतनी कशादा सड़कें, इतना ग्रीनरी, वहां पे परिंदों के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम जो है वो मुतारफ करवाया गया है। कभी मैंने कचरा नहीं देखा सड़क के ऊपर, टूटी फूटी कोई रोड नहीं है। वहां पे बारिश जितनी मर्जी हो पानी नहीं खड़ा होता। पीने का पानी आप नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर जो किचन के अंदर आपके टूटी लगी है वहां से ही आप पानी भर के पी सकते हैं। ये सिस्टम आप किस तरह से सस्टेन करते हैं? ये कोई आम काम नहीं है। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो है फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना, दूसरा है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेसिकली इंजीनियर्स थे। इंजीनियर का ये एक तसव्वुर था और उस पर हमने ये सारी चीज़ें जो अब आपको स्टिल सस्टेनेबल नजर आ रही है, इसका 35 ईयर पहले इसको परसीव किया गया और इंशाअल्लाह ये आफ्टर 50 साल बाद भी ये इसी तरह सस्टेनेबल रहेंगे। तो फाइनेंशियली जहां तक क्या कोऑपरेटिव में होता क्या है कि सारे ही शेयर्स होता है, सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो सोसाइटी के इवन के जो हमारी ट्रांसफर्स, प्लाट की ट्रांसफर्स वगैरह के जो फंड्स हैं उन्हें भी हम पब्लिक की वेलफेयर के लिए, मेंबर्स की वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं और उन्हें हम बड़े सब्सिडाइज रेट पर ये सारी सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और हाजिर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफकोर्स हम बात करें वापडा सिटी की, फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो वापडा सिटी एक ऐसी लोकेशन है जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं और इतनी खूबसूरत जगह है कि वो देखना वैसे ही पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि ये इनटू 10 ईयर्स या 20 ईयर्स जो आज के वक्त में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो आगे की सोच है, एक आगे की प्लानिंग है, स्पेशली चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो। ज़्यादातर पाकिस्तान और फैसलाबाद की अगर हम बात करें, सीवेज के मसाइल अभी तक चल रहे हैं। इवन अच्छी कॉलोनीज में भी ये इश्यूज एग्जिस्टिंग है। पानी कहीं पर भी फैसलाबाद में इस वक्त पीने का पानी, टैप वाटर आप नहीं पी सकते, यानी कि टूटी से अगर आप पानी पिएंगे तो यूजुअली पूरे फैसलाबाद में आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन वापडा सिटी ने ऑलरेडी से ये प्लानिंग कर रखी है कि वहाँ का पानी
साफ पानी प्रोवाइड किया जा रहा है रिहायशियों को, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से भी हो, उसके अलावा चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से भी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत कम वक्त में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद मेरे ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के माइंड में आती है वो पीने के पानी के हवाले से आती है कि पीने का जो पानी है वावडा सिटी में किस प्रोसीजर के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू जो है साफ किया जाता है, कोई प्लांट लगाया गया है, कौन लोग काम करे। जैसे कि आपने भी बताया कि इंजीनियर्स की प्लानिंग है ये सारी। तो मुझे लगता है जब कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोग मिलकर कोई प्लान बनाते हैं तो वो वैसे ही बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, फैसलाबाद की पब्लिक के लिए अगर आप चीज़ों को जो है डिफाइन कर सकें कि पानी किस तरह से, टैप वाटर को किस तरह से साफ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले सिटी 41 आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। तो असल में पानी आप जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद में कभी हेपाटाइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पानी की वजह से, और अभी भी है। अभी भी पाकिस्तान में सबसे जो ज़्यादा हेपाटाइटिस के मरीज़ हैं वो फैसलाबाद में है, और ये हमारी बदकिस्मती है। तो इसलिए पानी जो बेसिक चीज़ है, आपकी जितनी भी सेहत है, जितने भी सेहत से रिलेटेड मामलात हैं वो बेस पानी पे करते हैं। आप कहीं भी देख लें कि ये लोग क्यों इतने सेहतमंद है, पानी बहुत अच्छा है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वावडा सिटी का जो पानी है वो हमने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं कनाल पे। वहाँ से हम जब पानी कलेक्ट करते हैं कनाल से या उसकी जो नीचे ज़मीन से, तो वहाँ से हम तब तक घर की टैप पे नहीं पहुँचता जब तक हम यकीन नहीं कर लेते, हम गारंटी नहीं कर लेते कि ये पानी अब पीने वाला नहीं, WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। हमारी अपनी लैब है जो किसी हाउसिंग कॉलोनी में आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये आई थिंक इट्स द फर्स्ट इन फैसलाबाद एट लीस्ट के अपनी लैब होना। और वो जब हम टैब में वो पानी पहुंचाते हैं तो हम पर्सनली गारंटी करते हैं ये कि अब आप ये पिएं, हम जिम्मेदार हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इंजीनियर्स हैं और जिन्होंने ये सारा प्लान किया और अभी तक जो हम इसको सस्टेन किया हुआ है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और एक मॉडल है। अगर बाकी लोग इसको इसको ज्वाइन करें, अडॉप्ट करें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। और हमने पानी ही नहीं, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, हमने वो आइडलाइज किया है उनको। वो नॉर्मल नहीं है हमारे। पानी से लेके सीवरेज, सफाई, स्पोर्ट्स, ये नॉर्मल नहीं है वहाँ पे। आपने बड़ा टफ कंपटीशन दे दिया है बाकी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, बिकॉज रेजिडेंशियल एस्टेट एक बड़ा बिजनेस है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद। और इससे अगली बात क्या है, इससे जो अहम बात यह है कि एक नहायत ही चीप प्राइस पे ये सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर एक 10 मरले का घर है, मैं एवरेज बता रहा हूं आपको, उसको ये सारी फैसिलिटी, उसके लिए पानी 24 घंटे, हम उसको वो जो पंप लगाते हैं पानी के लिए वो नहीं लगाने देते। अच्छा। हम कहते हैं कि हम आपको पानी पहुंचाएंगे कि वो पानी आपकी जरूरियात से ज्यादा होगा, आपको पंप लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, वहां भी वो पानी पहुंचेगा और उतना ही प्योर होगा जितना वो पहले स्टार्ट में होगा। और अगर वो टंकी से दूर है घर, तब भी वो उतना प्योर है, टंकी के नजदीक है तब भी वो उतना ही प्योर है। उसके बाद सफाई का इंतजाम है कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट का अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पे हमारी जो जितनी भी वेस्ट है घर की, जितनी भी ग्रेबेज है, वो सारी एक बाहर हमने एक बास्केट बना दी है, हर घर को वो खुद हम बना के देते हैं। सही। और वहाँ पे वो करते हैं, वो हम कलेक्ट करके उसको सारा उसका प्रोसीजर, आपको कहीं वहाँ पे गंद नजर नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बारिश जितनी मर्जी तेज हो, जितनी मर्जी ज्यादा हो, कि वहां पे सड़कों पे पानी खड़ा हो, आपको कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नजर आएगा। इस चीज का तो मैं नहीं शाहद। ठीक है। और ये तमाम फैसिलिटीज हम एक 10 मरले के घर वाले से सिर्फ 750 रुपए तकरीबन ले रहे हैं पर मंथ, तमाम चीजों का। लेकिन खाजिर साहब, यहाँ पे तो बहुत सारी सोसाइटीज को जिनको मैं जानता हूँ 4-4 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। आप इतने कम पैसों में, मेरा सवाल ये है कि सिस्टम चलाते कैसे? कोऑपरेटिव सोसाइटी का खूबसूरती ये है सर कि इसमें हम एलीट क्लास की लिविंग दे रहे हैं बहुत चीप प्राइस पे। जरूरी नहीं है कि आपका जो इनकम है बहुत ज्यादा है इसलिए आप सोसाइटी में मूव कर सकते हैं, नहीं।
आपकी इनकम, लो इनकम वाले जो लोग हैं वो भी वहाँ बड़ा इजीली सरवाइव कर सकते हैं उस कॉलोनी में। अगर आप किसी हाई सोसाइटी, हाई कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपके जो रनिंग कॉस्ट होती है वो इतनी होती है कि आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकते खुद को, आपको वहाँ पे से छोड़ना पड़ता है। वापडा सिटी की ये खूबसूरती है कि ये जितनी एलीट क्लास की ये फैसिलिटीज़ हैं जो कि फैसलाबाद में एटलीस्ट नहीं है। बड़ी से बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत कॉलोनी में भी ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। छोटी सी छोटी बातें, मतलब फ़र्ज करें, मतलब सबने हमने एक दिन अल्लाह के पास जाना है, तो अगर कोई फौतगी हो जाती है ना, तो अब हमारे क्या प्रॉब्लम है कि जो मेन बेचारे बंदे जो गम में होते हैं वो अब कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहे होते हैं कि कब्र का इंतज़ाम करना रहता है। हमने ये कहा हुआ है और ये हम कर रहे हैं कि हमें कॉल करें आप लोग सोसाइटी में, हम आपके तमाम कब्रिस्तान के मामलात, मैयत को जनाजगाह ले जाने से लेके मैयत को कब्रिस्तान में दफनाने तक के तमाम निज़ाम जो वो सोसाइटी मैनेज करती है। फिर अगर हम स्पोर्ट्स में आ जाएं तो स्पोर्ट्स में हमने फुटबॉल का एक ग्राउंड है जो मेरा ख्याल है फैसलाबाद में उतना खूबसूरत ग्राउंड नहीं होगा जी, ठीक है। और वहाँ पे हमने फिर कोच रखा जो वापडा से और आर्मी से, और ये कोच भी आप उसी जो आप 750 रुपीज एवरीथिंग उसमें वो भी उसी में एवरीथिंग, जितना भी मामला, जितनी भी फैसिलिटीज है वो सारे उस चार्जेस में शामिल है। उसके अलावा हम बड़े फंक्शन करते हैं जो भी सारा कुछ उसी के में करते हैं। तो वो कोच जो है वो शाम को डेली अगर कभी आप चक्कर लगाएं तो वो ग्राउंड माशाल्लाह भरी पड़ी होती है। आजकल क्या प्रॉब्लम है कि जितनी भी सोसाइटीज़ या मोहल्लाज हैं वो उसमें बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। हमारे बच्चों की फिजिकली जो एंटिटी है वो ख़त्म हो चुकी है मोबाइल्स पे, गेम्स पे, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो डरते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा। वापडा सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका बच्चा जहां मर्जी घूम फिर रहा है वो सोसाइटी के अंदर। और अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आ जाता है जो कि मेरा ख्याल है कोई भी लोग जो कि घर खरीदने का सोच रहे हैं या घर खरीदते हैं, एक सबसे बड़ी कंसर्न उनकी सिक्योरिटी की होती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी फैमिली सेफ रहें, उनको टेंशन ना लेनी पड़े तरह तरह की चीज़ों की। घर लॉक करना है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, गाड़ी बाहर खड़ी नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है ये हमारे ऑडियंस का भी सवाल होगा और मैं भी आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से वापडा सिटी की क्या फैसिलिटीज? सिक्योरिटी का ये हिसाब है जी, हमने वो ई टैग लगाया हुआ है। जो गाड़ी ई टैग की है वो तो रेजिडेंट है, वो तो कोई मसला नहीं, आ रहा है जा रहा है। जो गाड़ी बाहर से आ रही जिसमें ई टैग नहीं है वो एंटर होने से एग्जिट तक वॉच हो रही है। और खालिद साहब ऐसे भी हुआ है कि मैं खुद भी 1-2 दफा गया हूं, मतलब हाउस नंबर अपने मैंने दोस्त का बताया, उन्होंने जाने दिया, लेकिन मैं किसी गलत घर में चला गया तो पीछे से गार्ड आया, वो बेल जहां से दी अंदर निकलने से पहले गार्ड पहले आ गया जो मुझे छोड़ के आया कि आप गलत घर में आ गए। उसको किस तरह से पता चला? वो क्या सिस्टम? ये देखें हमने क्या किया है, हमने स्पॉट्स बनाए हुए हैं। अब ये खैर एक टेक्निकली बात है, वो इसे मीडिया पे मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बनाया कि जो गाड़ी एंटर होगी है वो जब तक एग्जिट नहीं हो रही वो वॉच हो रही है। तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार गाड़ियां एंटर होती हैं वापडा सिटी में। हम एक एक गाड़ी और उस गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर की तस्वीर समेत आपको सारी चीजें दिखा सकते हैं। और इसके लिए कोई डेटाबेस है और वो हम ड्राइवर की पिक्चर तक आपको दे सकते हैं कि ये गाड़ी इतने बजे इन हुई, इतने बजे आउट हुए, जब ये आया तो ड्राइवर ये था, जब ये गया तो ड्राइवर ये था। इवन आईडी कार्ड भी चेक किया। आईडी कार्ड तो ऑब्वियसली वो तो हम लेने के बगैर वो अंदर नहीं जा सकता। तो अगर वो रॉन्ग किसी घर में गया है तो हम उसको फौरन पकड़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये रहमत से और जो हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसकी ये काबिज से, और बाबर साहब इसको लीड करते हैं इसलिए इनको ये क्रेडिट जाता है कि आज तक 0 स्ट्रीट क्राइम है। ये एक बड़ी अल्लाह की रहमत है। आप वहाँ पे जाएं तो रात 2 बजे हमारी बेटियां, हमारी बहनें वॉक कर रही होती हैं और उनके साथ कोई मेल नहीं होता। मतलब इतना सिक्योर है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज़ादाना रात को किसी भी वक्त अपनी सड़क पे वॉक कर सकती हैं, हमारे पार्क में वॉक कर सकती हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अब रात है तो कोई ऐसा मसला होगा। और सबसे खूबसूरत ये चीज़ है जो हमारी बहनों बेटियों के लिए ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसलिए हम सारे ये कोशिश करते हैं कि इसको इतना सस्टेन रखा जाए कि आने वाले वक्त में भी ये सस्टेनेबल रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर साहब के साथ भी गुफ्तगू कर लेते हैं। बाबर साहब,
जब भी कोई कॉलोनी मतलब होती है, वहां पे मकान बनाए जा रहे होते हैं, तो इनके कोई वापडा सिटी के बायलाज हैं? कोई तमीराती काम के हवाले से अगर किसी ने कोई मकान बनाना है, कितनी स्टोरीज बना सकता है, उसमें कितने वॉशरूम्स हों, नक्शे के हवाले से क्या कवानीन है, तमीरात के हवाले से क्या क्या कवानीन बनाए गए हैं वापडा सिटी की तरफ से, और अगर कोई घर वहां पे परचेज करना चाहता है या प्लॉट लेके घर बनाता है, उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन होगी जो आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ख़ास तौर पे वापडा सिटी के हमारे तमाम ज़िम्मेदारान को यहाँ पे इनवाइट किया और हम अपने रिहायशियों को और आम पब्लिक को इससे मुतारफ़ करा सकते हैं और उन तक इस ख़ास और इंतहाई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की जो स्टोरी है अगर उन तक पहुँचती है तो इंशाल्लाह आम आवाम के लिए भी इससे फलाह का पहलू निकलेगा। तो हमारी जो सोसाइटी है बेसिकली वापडा सिटी, ये तकरीबन 6000 घरों पे मुश्तमिल है। तो अभी उसमें तकरीबन 2500 घर जो हैं वो बन चुके हैं। तो जहाँ तक तल्लक है घरों के बनाने और उसके बाइलास का, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास भी वक्तन फ़वक्तन इस एरिया का चार्ज होता है, उसी के बाइलास जो हैं वो इस पे लगते हैं। हम सिर्फ ये करते हैं कि उन बाइलास को स्ट्रिक्टली अप्लाई करवा देते हैं। तो दरअसल सारे शहर के बाइलास यही हैं जो वापडा सिटी के हैं, लेकिन हम सिर्फ हम उनके इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक अलग से हमारा डिपार्टमेंट है पूरा, जिसके अंदर हमारे पास एक स्टाफ है जो हर वक्त हर जगह होने वाले काम को सुपरवाइज कर रहा है। इवन जो वापडा सिटी में जब कोई मटीरियल भी दाखिल होता है वापडा सिटी में, तो अगर वो किसी सही जगह पे नहीं जा रहा तो हम दाखिल ही नहीं होने देंगे, उसकी पहले से हम मंजूरी लेंगे। यानी कि अगर किसी घर का नक्शा ऑलरेडी मंजूर नहीं किया गया या वो पास नहीं किया गया अथॉरिटी की तरफ से, यानी कि जो वापडा सिटी की मेंबर जो अथॉरिटी है, तो उसको एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। मटीरियल एंटर नहीं हो सकता, उसका जो सामान है घर का वो तब तक एंटर नहीं हो सकता जब तक वो परमिशन ना ले ले। बेशक घर बन भी गया है उसका। ये इसकी खूबसूरती क्या है कि आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि वापडा सिटी में किसी के घर पे किसी ने कब्जा कर लिया। ये पॉसिबल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम उसका किसी का सामान तब तक अंदर नहीं आने देते जब तक हमें ये यकीन नहीं हो जाता। चीज आई थिंक सबसे यूनिक बनाती है वापडा सिटी को कि ये सोच आई डोंट सी इट इन फैसलाबाद आज। मुझे लगता है ये 10 साल या 20 साल आगे की सोच है और बहुत सारी कॉलोनीज इसको एज एन एग्जाम्पल ले सकती है। मजीद भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हाजिर खान साहब मौजूद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। बायलॉज के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी खान साहब, और फंड विंडो ऑपरेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बायलॉज के हवाले से। और इसके साथ साथ अगर सस्टेनेबिलिटी की जब भी बात करते हैं, ग्रीनरी को बड़ा मेंटेन किया गया है। दरख्त बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मैंने जो देखा है ग्रीनरी पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। एक बेहतरीन इकोसिस्टम जो है वहाँ पे मुतारफ़ करवाया गया। और गर्मियों के दिनों में तो अगर घास को एक दिन भी पानी ना लगे वो तो जल जाती है, रूखी सूखी हो जाती है। तो किस तरह से मेंटेन करते हैं, और अगर वहाँ पे कोई मकान कंस्ट्रक्ट करता है उसके लिए बायलॉज पे इम्प्लीमेंटेशन, जो जैसा कि जनाब बता रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है, उसमें मुश्किलात भी कोई पेश आती हैं? सर देखिए, ये जो लोग वापडा सिटी में आ रहे हैं ना, वो एक, मैं उनको कहता हूँ विजनरी लोग हैं। वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, लाइफ में चेंज ला रहे हैं, खूबसूरत चेंज ला रहे हैं। तो बड़े नफीस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी लोग हैं। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बायलॉज को इम्प्लीमेंट करवाने में। हाँ, एक आध बंदा, फिर अब देखें ना, अगर 3000 लोग हैं तो उसमें 3 लोग अगर कोई तंग कर रहे हो तो उसको तंग करना नहीं कहते। तो मोस्टली जो है बड़े नफीस पढ़े लिखे और विजनरी लोग हैं। जैसे हम उनको गाइड करते हैं नॉर्मली वो वैसे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस थोड़े से करके। तो इसलिए वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है कि लोग आम कम्युनिटी से हट के कम्युनिटी है वो। ये सारे पढ़े लिखे हैं, सारे बिजनेसमैन हैं। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 100 के करीब डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेसमैन हैं और हाई फाई बिजनेसमैन वहाँ पे रह रहे हैं। अगर कोई जॉबियंस हैं तो डायरेक्टर लेवल के जॉबियंस हैं वहाँ पे, प्रोफेसर हजरात हैं बहुत ज़्यादा। इस अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ा ज़बरदस्त, इसलिए वहाँ पे इस तरह का मेजर प्रॉब्लम नहीं आता, छोटे मोटे सारे चलते रहते हैं।
ग्रीनरी के आपने क्वेश्चन किया, ग्रीनरी अगर आज देखें तो उस तरह की ग्रीनरी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। इतनी गर्मी में इतनी ग्रीन घास नहीं होती। ये क्रेडिट हमारा पूरा डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का ना, उसका काम ही सिर्फ ये है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते, किसी ऐसी जगह घास नहीं लगाते जब उस तक हम उसका ये इंतज़ाम नहीं कर लेते कि लामहदूद मुद्दत तक वो सस्टेनेबल रहे। पहले प्लानिंग की जाती है कि ये काम करना है, ये इसके फंड्स होंगे, यहाँ से ये अरेंज होंगे और ये अगले 50 साल 100 साल तक के लिए सस्टेनेबल होगा। हमने जो कैबिन लगाए हैं ना एंट्री गेट पे, जो कैबिन जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं आने वाले जाने वाले को देख रहे हैं, उसकी लाइफ 200 साल है। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जो 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको दोबारा उसको ख़त्म करके ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। इसलिए घास लगानी हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई निज़ाम बनाना हो, उसको हम इस हिसाब से पहले मैनेज करते हैं कि ये आने वाले कई दहाइयों तक सस्टेनेबल रहे। और आई थिंक यही चीज़ है जिसकी वजह से वापडा सिटी डिफरेंट है बाकी कॉलोनीज से, कि ये आगे का सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी से जो है सेल आउट कर देना, और ज़्यादा सारे ऑफ कोर्स कमर्शियल रीजंस नहीं है। जब भी कोई चीज़ नो प्रॉफिट के बेसिस पे की जाती है तो उसको दिल से किया जाता है, पैशन के साथ किया जा सकता है और एक्चुअली लोगों की मदद और वेलफेयर के लिए किया जाता है। हम ग्रीनरी के हवाले से तो बात करें, मदद आपकी बात कर रही है, आपने बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत बात की। हम पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म पता क्या होता है? हाँ। कि हम चीजों को लेट कर देते हैं। अच्छा, ये आपने जो बात की ना कि अच्छा, उसमें ये अब लेट क्यों करते हैं कि हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, कि हम जो चीज़ बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं वो कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं अवेलेबल हो हम वहां से कॉपी करें और ला के पेस्ट कर दें, ठीक है। और टेम्परेरी बेसिस पे भी तो ये होता है ना कि वो इजी रास्ता निकालना, और हाँ, वो बिल्कुल नहीं निकालते। क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है कि यार ये इन्होंने ये काम कर रहे हैं तो इतनी देर लगा दी है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब वो बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो इस तरह की होती है कि वो वहाँ की कहीं और नजर नहीं आती। बिल्कुल मान साहब, एक रिसर्च विंग पूरा काम कर रहा है जिसमें 2 PhD हैं, R&D सेक्शन है, R&D सेक्शन है। आपका अपना R&D सेक्शन है। ये मैंने मिल्स के हवाले से सुना, कॉलोनी की तरह। और इसके अलावा बात का हमें ये होता है कि जो हम डिजाइन किया है उसके मुताबिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हमें डायरेक्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारी ये चीजें सारी जो सस्टेनेबल नजर आती हैं उसके पीछे ये सारी एक बिल्कुल। और इतनी मेहनत नजर भी आती है। जब आप किसी चीज पे मेहनत करते हैं, दिल से काम करते हैं और वक्त लगाते हैं, तो वो क्लियरली नजर भी आता है और आपको यूनिक भी सेट करता है। वापडा सिटी के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, इसका कोई अपना ऑफिस भी मौजूद है और क्या ये FDA से अप्रूव्ड है? ये तो देखना, कोई भी हाउसिंग स्कीम जो है वो उस वक्त तक मतलब नहीं चल सकती जब तक FDA से अप्रूवल ना हो। ये तो बड़ा इनिशियल स्टेप था कि FDA से अप्रूव हो गई। अब उसके बाद वापडा सिटी का अपना एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 1 विंडो ऑपरेशन, इवन के हमने यहाँ तक अपने रेजिडेंट को अकोमोडेट या किया हुआ है। वो अपने ड्राइंग अपना नक्शे की अप्रूवल के लिए, वापडा के कनेक्शन के लिए, गैस के कनेक्शन, कहीं उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। 1 विंडो ऑपरेशन है उसी ऑफिस में, उसी ऑफिस में वो अपनी फाइल सबमिट करते हैं और वापडा की जो मैनेजमेंट है वो उसे प्रोसेस करवाती है। लेकिन हमारे लोगों का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कनेक्शन लगवाने के लिए, ये काम करने के लिए, वो काम करने की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिश्वत देनी पड़ती है। तो आपको समटाइम इस तरह के केसेस का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कॉर्पोरेट लेवल पर डील करते हैं तो हमें काफी फैसिलिटेट करते हैं सारे जो नहीं, मतलब मैं उन रहायशियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, रहायशियों को देखना है, रहायशी तो हमारे पास आ गए, हमें उसने फाइल अपनी सबमिट कर दी, वो तो डायरेक्ट इंटरेक्ट हुआ ही नहीं डिपार्टमेंट्स के साथ। बिल्कुल, तो करते हैं, सोसाइटी इंटरेक्ट कर रही है, तो वो हम कॉर्पोरेट लेवल पर जब डील करते हैं। इसका मतलब है कि रहायशियों का अगर वो आपके थ्रू कोई भी काम करवा रहे तो उनका तो फिर ट्रस्ट आप पे बहुत मजबूत होगा, आपका और उनका जो नहीं, कोई काम नहीं, सारे काम ही हमारे थ्रू होते हैं। यानी कि बहुत मजबूत किस्म का आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। बात की ना रहायशी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका तो ट्रस्ट है। हम पे बैंकिंग का इंटरेस्ट जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है। हमारा एक पेपर बैंक को जाता है, वो करोड़ों रुपया लोन दे देता है हमारे किसी भी रेजिडेंट के घर पे, किसी भी रेजिडेंट के प्लॉट पे। सही, सिर्फ एक पेपर हमारा जाता है कि हाँ इस प्लॉट ये इसी का है, ये मालिक है और ये किसी और के पास नहीं है। यानी कि ना सिर्फ रेजिडेंट्स के साथ बल्कि कॉर्पोरेशंस के साथ और बैंक्स के साथ भी इतना अच्छा कनेक्शन है। और बैंक के पास अगर 2 प्रॉपर्टी हो, एक वापडा सिटी की हो, एक दूसरी हो, वो वापडा सिटी को प्रेफर करें। मतलब ये है ना कि ये
उनके ट्रस्ट की बात है, वो थर्ड पार्टी से असेसमेंट नहीं करवाते। जो वापडा का सिटी का डॉक्यूमेंट है उसे ही फाइनल डॉक्यूमेंट समझते हैं। अच्छा, कमर्शियल मार्केट के हवाले से भी मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। कमर्शियल प्लॉट्स या मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है, वहाँ पे कमर्शियल मार्केट्स कितनी दी गई हैं, और वहाँ पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या मौके हैं? उसमें कमर्शियल मार्केट्स वैसे तो हमने हर ब्लॉक में प्रोवाइड की है। ब्लॉक के अलावा मेन बुलेवार्ड है जो, तो अब तो इतनी कमर्शियल बिल्डिंग्स या बन चुकी हैं कि हर किस्म की फैसिलिटी, जिसमें आपके क्लिनिक है, जिसमें आपकी फार्मेसी है, जिसमें आपकी ग्रोसरी है, रेस्टोरेंट्स हैं, हर चीज अवेलेबल है। ये सारा कुछ अंदर ही अवेलेबल है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े जो सुपर मार्ट हैं, ब्रांड्स है सुपर मार्ट वगैरह, वो भी उधर आ जाएं। ये तो और आप बहुत खुश कर देंगे बहुत सारे औरतों को भी और आई गेस मर्दों को भी, जिनको दूर जाना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए, कि वो सारा कुछ एक ही जगह पे आ जाएगा। अब ये तो बहुत सारी चीजें हो गई कि वापडा सिटी के बारे में। अब अगर कोई प्लॉट खरीदना चाहता हो वापडा सिटी में, तो उस हवाले से भी हमें जरूर बताएं कि वो किस तरह का प्रोसीजर है, कैसे किया जा सकता है, कितना आसान है लोगों के लिए। वेरी सिंपल है। अगर कोई भी प्लॉट खरीदना चाहता है वो डीलर्स के पास जाएगा। हाँ। तो वो कोई भी अगर उसको प्लॉट ऑफर करते ना, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। वो ऑफिस में जाता है कि ये प्लॉट है, मैंने खरीदना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम इसमें होता ही नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन उसकी तसल्ली के लिए वहाँ टीम मौजूद होती है कि उसमें ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। एक और बात मैं आपको, एक जो बड़ी खूबसूरत बात है वहाँ हमारे रेजिडेंट्स की, वहाँ पे ना होता क्या है कि जो मैनेजमेंट जैसे हम हैं, ये इलेक्ट होके आते हैं इलेक्शन के थ्रू, सही, यानी जमहूरियत है। हाँ। और अल्टीमेट जमहूरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसका फायदा क्या है कि लोग आपस में अटैच बहुत है। वहाँ कॉलोनीज, आप किसी भी कॉलोनी में जाएंगे, हमसाया हमसाये के साथ अटैच नहीं होता। वहाँ बड़ी खूबसूरती है कि एक ब्लॉक इस कॉर्नर पे या दूसरा ब्लॉक उस कॉर्नर पे, दोनों आपस में एक दूसरे में राब्ते में है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमारी वहाँ पे लेडीज हैं, बड़ी विजनरी लेडीज हैं, उन्होंने एक बनाया लेडीज सर्कल के नाम से, उन्होंने एक लेडीज सर्कल बनाया। वो क्या करती हैं, वो जो उसमें मतलब पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, उसमें जो एलीट क्लास की मतलब खवातीन हैं जो कहीं निकलती नहीं थी, उन्होंने ये बनाया कि जो खवातीन वहाँ पे काम करना चाहती हैं, मतलब ज्वेलरी सेल करना चाहती हैं, कपड़े सेल करना चाहती हैं, खाना सेल करनी चाहती हैं, उनको उनका एक ग्रुप बना के उन्होंने उसके लिए इवेंट्स करवाते हैं। अब जो बेचारी हमारी, आपकी इवेंट मैनेजमेंट भी अपनी है जरा? अपनी, वो हमारी ही खवातीन ने खुद से, वो हमने नहीं उनको कोई इसके लिए मोटिवेशन दी, खुद से क्रिएट करके वहाँ की जो खवातीन है उनके लिए बिजनेस एक्टिविटीज शुरू कर दी, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कि वहाँ पे वो स्टॉल लगाते हैं, हर दूसरे तीसरे माह वो स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे वो जो खवातीन काम करना चाहती हैं वहाँ पे वो सेल करती हैं, और इससे उनको एक बड़ी अच्छी इनकम जनरेशन शुरू। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मौजू तो इतने सारे हैं कि इस पे गुफ्तगू की जाए तो वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा, एक शो करना पड़ेगा बिल्कुल। और क्योंकि अब वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया जनाब, आज के शो के अंदर आप आए, आज के शो को चार चांद लगाए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।